डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड के चैप्टर हैं वित्तीय विश्लेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण है वो निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वो है कार्य प्रणाली के अनुसार किया जा सकता है, और दूसरा है जो सामग्री प्रयुक्त की गई है वित्तीय विश्लेषण के लिए उसके आधार पर वित्तीय विश्लेषण किया जा सकता है। तो कार्य प्रणाली अनुसार वित्तीय विश्लेषण हैं उसके दो तरीके हैं या दो प्रकार हैं। पहला है क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण, और दूसरा है लंबवत या स्थिर विश्लेषण। फिर प्रयुक्त सामग्री के अनुसार भी दो प्रकार से वित्तीय विश्लेषण किया जा सकता है। पहला है आंतरिक विश्लेषण और दूसरा होता है बाह्य विश्लेषण। तो क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण क्या है? क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण होता है उसमें पिछले कई वर्षों के जो वित्तीय विवरण होते हैं उन वित्तीय विवरणों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है। जैसे मान लो कि हमें चालू वर्ष के जो वित्तीय समक हैं उन समकों का विश्लेषण करना है, तो उन समकों का विश्लेषण करने के लिए हमें पिछले 3 और जो 4 साल के जो वित्तीय समक हमें उपलब्ध हो सकते हैं उनके आधार पर हम जो चालू वर्ष के वित्तीय डाटा हैं उनके हम पिछले वर्ष के आधार पे और उनका समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यह क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण कहलाता है। अब देखते हैं कि मतलब क्षैतिज विश्लेषण में विभिन्न वर्षों के चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों में होने वाले उच्चावचनों या परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जो क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो पिछले 3, 4, 5 या 10 वर्ष के जो चिट्ठा है, जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उनकी जो मदें या जो उनके आइटम हैं उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है या क्या इंक्रीज हुआ है आदि का अध्ययन इनका तुलनात्मक और समीक्षात्मक विश्लेषण करके हम क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण में कर सकते हैं। क्षैतिज विश्लेषण में एक वर्ष में पिछले वर्ष या वर्षों की तुलना में विभिन्न मदों में हुए परिवर्तनों की माप की जा सकती है। करंट ईयर में पिछले वर्षों की तुलना में कौन सी मद में क्या परिवर्तन हुआ है इसका भी हम विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण में कर सकते हैं, जिससे संस्था की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि यदि पिछले वर्ष के जो डाटा दिए हुए हैं, पिछले वर्षों के डाटा से हम जो चालू वर्ष है उसके डाटा का अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष में क्या स्थिति थी और आज के वर्ष में क्या स्थिति है। यह हम पिछले वर्षों की चालू वर्ष से तुलना करके अनुमान लगा सकते हैं, जिससे हमें यह पता लग सकता है कि संस्था है वो प्रगति कर रही है या संस्था है जो अवनति की तरफ है, और यदि उन्नति कर रही है तो वो किस दर से कर रही है, और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे प्रगति की दर है वो कम है। तो इसका अनुमान क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण करके लगाया जा सकता है। क्षैतिज और गतिशील विश्लेषण में जो परिवर्तन हैं उनको निम्न विधियों से भी प्रकट किया जा सकता है। अब जो परिवर्तन होते हैं उनको हम किस किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं? तो पहला तो ये है कि जो राशियों की वास्तविक वृद्धि अथवा कमी दिखाकर किया जा सकता है। जैसे मान लो कि अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो 2020 में 2019 के मुकाबले जैसे मान लो सेल्स में 20,000 रुपये की वृद्धि हुई, तो यह वृद्धि हम 20,000 रुपये दिखाकर, या सेल्स में जो वृद्धि है वो 20,000 रुपये हुई है तो वास्तविक 20,000 दिखाकर इस हम परिवर्तन को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रतिशत वृद्धि या कमी दिखाकर। अब मान लो कि 2019 में सेल्स थी वो 1 लाख थी और 2020 में जो सेल्स है वो बढ़कर 1,10,000 हो गई, तो अब हम दिखाएंगे कि 2019 के मुकाबले में 2020 में सेल्स में जो प्रतिशत वृद्धि है वो 10% है। इसी प्रकार परिवर्तनों को सूचकांक द्वारा प्रकट करना। तो जब परिवर्तनों को हम सूचकांक द्वारा प्रकट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो जिस वर्ष के आधार पे हम तुलना करते हैं तो उसको 100 मान लेते हैं, और 100 मानकर हम उसका
जो परिवर्तन हुआ है उसको हम सूचकांक के रूप में आधार वर्ष मानते हुए उसका सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आधार वर्ष 2019 है तो आधार वर्ष का हम 100 ले लेते हैं, और जो चालू वर्ष है तो चालू वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू 100। तो इससे क्या होगा कि इससे सूचकांक आ जाएगा कि सूचकांक यदि 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कमी हुई है, और सूचकांक यदि 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें वृद्धि हुई है। अनुपातों द्वारा स्पष्टीकरण, या हम जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का अनुपात के द्वारा उनको प्रकट कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है लंबवत या स्थिर विश्लेषण। अब लंबवत और स्थिर विश्लेषण क्या होता है? एक निश्चित अवधि से संबंधित वित्तीय विवरणों के विभिन्न अवयवों या मदों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन अथवा उनके योग के मध्य संबंध का अध्ययन लंबवत या स्थिर विश्लेषण कहलाता है। यानी कि जैसे मान लो हम 2020 के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसमें हमें 2019, 2018 यानी जो पीछे के वर्षों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। लंबवत या स्थिर विश्लेषण में जो विश्लेषण हम करते हैं वो जो हमारा जिस वर्ष के कर रहे हैं उसी वर्ष के डाटा में आपस में संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो कि विक्रय है, जैसे विक्रय है तो विक्रय क्रय का कितना गुना है या क्रय का कितना प्रतिशत है, या क्रय और विक्रय में क्या अनुपात है, देनदार और लेनदार, संपत्तियां, चालू संपत्तियों और स्थिर संपत्तियां आदि के मध्य जो सेम ईयर से संबंधित हैं उनके मध्य जब हम विश्लेषण करते हैं तो इस प्रकार का जो विश्लेषण होता है वह लंबवत या स्थिर विश्लेषण कहलाता है। और हम जो इन स्थिर विश्लेषण का जो योग है उस योग के आधार पर भी हम एक एक आइटम का अनुपात के रूप में भी विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप निश्चित तिथि को प्रत्येक संपत्ति का कुल संपत्तियों से भाग कुल संपत्ति को 100 मानकर प्रत्येक का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कि कुल संपत्तियां हमारी 100 हैं, उनमें से हम अब यह देखते हैं कि चालू संपत्तियों का अनुपात क्या है, तो यह जो विश्लेषण होता है यह लंबवत या स्थिर विश्लेषण कहलाता है। फिर जो नोट करने योग्य जो चीज़ है कि लंबवत या स्थिर प्रकार का जो विश्लेषण है वह निश्चित तिथि पर वर्तमान संबंधों को बतलाता है। एक निश्चित तिथि पर वर्तमान में उन मदों के मध्य क्या संबंध है उसी को बताता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि एक निश्चित तिथि उच्चावचनों को नहीं बतलाता, वह एक निश्चित तिथि पर वर्तमान में क्या संबंध है उन्हीं को बतलाता है। उच्चावचनों को उनमें क्या परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को नहीं बतलाता, इसलिए यह स्थिर विश्लेषण कहलाता है। क्योंकि इसमें जो भी उच्चावचन हुए हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाकर केवल उनके बीच में क्या संबंध है इसको बतलाता है। विश्लेषण की यह विधि अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती है। लंबवत या स्थिर विश्लेषण की यह विधि है यह अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती, क्योंकि इस विधि में किसी संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इसमें यह जो एक निश्चित तिथि पर जो इनके वर्तमान में संबंध हैं केवल उन संबंधों का इसमें उल्लेख किया जाता है, लेकिन विभिन्न जो मद हैं या संस्था की जो वित्तीय स्थिति है उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों का इसमें कोई भी या किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया जाता। इससे क्या है कि परिवर्तनों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लंबवत विश्लेषण में भी निम्न तकनीकों का अध्ययन किया जाता है: समानाकार चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता, संरचनात्मक अनुपात। चिट्ठे एवं लाभ हानि खातों में आपसी संबंध स्पष्ट करते हैं। संरचनात्मक अनुपात में जो चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते से आपसी संबंध स्पष्ट करते हैं वह इन लंबवत विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विश्लेषण की दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। वित्तीय विश्लेषण की जो दोनों विधियां हैं, जो गतिशील या क्षैतिज विश्लेषण है या जो लंबवत और स्थिर विश्लेषण है, यह दोनों ही विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरी का महत्व बहुत कम रह जाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। विश्लेषण को दोनों के महत्व, जो विश्लेषण करता है या जो विश्लेषण कर रहा है
उस विश्लेषक को लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार के वित्तीय विश्लेषणों के महत्व का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह अधिक स्पष्ट एवं अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है जो इनसे प्राप्त कर सकता है। दोनों ही विशेष प्रकार की सूचनाएं प्रदान करती हैं। अब आता है दूसरा जो विश्लेषण है प्रयुक्त सामग्री के अनुसार। तो प्रयुक्त सामग्री के अनुसार विश्लेषण भी दो प्रकार का होता है। पहला है बाह्य विश्लेषण और दूसरा होता है आंतरिक विश्लेषण। अब बाह्य विश्लेषण क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो विश्लेषण संस्था के आंतरिक रूप से संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया हो या जो बाह्य व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, एक ही बात है। तो विश्लेषण जो संस्था के आंतरिक रूप से संबंधित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया हो तथा वित्तीय विवरणों के बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए हो या उनके प्रयोजन के लिए हो, बाह्य विश्लेषण कहलाता है। तो बाह्य विश्लेषण जो होता है उसमें जो संस्था के अंदर जो अधिशासी या एग्जीक्यूटिव बैठे हैं या जो प्रबंधक मंडल है या जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा नहीं किया जाकर यह जो बाहरी व्यक्ति हैं जो संस्था में अपना हित रखते हैं तो उनके द्वारा किया गया विश्लेषण होता है, वह बाह्य विश्लेषण या एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है। तो जो नोट करने योग्य बात है कि बाह्य विश्लेषण में विश्लेषक की संस्था के सभी अभिलेखों तक पहुंच नहीं होने के कारण उसे केवल मुद्रित एवं प्रकाशित विवरणों पर भी ही निर्भर रहना पड़ता है। अब जो बाहरी व्यक्ति है वो यदि किसी संस्था के का विश्लेषण करता है तो वह बाह्य व्यक्ति उसकी जो संस्था है उस संस्था के जितने भी अभिलेख हैं या जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं उन तक उसकी पहुंच नहीं होती है। वह केवल जो मुद्रित हैं या जो प्रकाशित विवरण हैं उन प्रकाशित एवं मुद्रित विवरणों के आधार पर ही अपना कोई निर्णय ले सकता है या अपना कोई विश्लेषण कर सकता है। जो बाह्य विश्लेषण है वह निम्न या इस प्रकार का विश्लेषण या बाह्य विश्लेषण वो है निम्न द्वारा किया जा सकता है, जैसे बैंक है, विनियोग अभिकरण यानी कि इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, लेनदार यानी क्रेडिटर्स, शोधकर्ता यानी रिसर्चर्स और गवर्नमेंट यानी कि सरकार, इनके द्वारा बाह्य विश्लेषण किया जा सकता है। और बाह्य विश्लेषण के आधार पर ये अपने हित के अनुसार उस संस्था या उस कंपनी में अपना हित से संबंधित जो भी निर्णय है वो कर सकती हैं। फिर आता है आंतरिक विश्लेषण। जब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण संस्था के आंतरिक रूप से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा जैसे अधिशासी या कर्मचारी द्वारा किया जाता है तब यह आंतरिक विश्लेषण कहलाता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जब संस्था के आंतरिक रूप से जुड़े कोई व्यक्ति है जैसे अधिशासी अधिकारी या प्रबंधक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के कर्मचारियों द्वारा करवाया जाता है तो यह आंतरिक विश्लेषण कहलाता है। अब जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण बातें वो यह है कि अधिशासी या कर्मचारी है उसकी संस्था के सभी अभिलेख या रिकॉर्डों तक उसकी पहुंच होती है। उसकी पहुंच होने के कारण जो यह आंतरिक विश्लेषण है यह अप्रकाशित अभिलेखों एवं पुस्तकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि कंपनी ने जो सूचनाएं बाहर प्रकाशित नहीं की हैं वह सूचना भी जो अंदर के कर्मचारियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है तो उनकी वहां तक पहुंच होती है, इसलिए उन सूचनाओं के आधार पर भी यह अपना विश्लेषण कर सकते हैं। आंतरिक विश्लेषण जो होता है अधिक विश्वसनीय होता है। आंतरिक विश्लेषण के अधिक विश्वसनीय होने का जो महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जो आंतरिक विश्लेषण है वह उसके आंतरिक अधिशासी और उनके कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और उनकी उन महत्वपूर्ण अभिलेखों तक पहुंच होती है जिनको प्रकाशित या मुद्रित नहीं किया गया है, इसलिए यह अधिक विश्वसनीय होती हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है और प्रबंध के निर्णय के लिए भी यह सबसे अधिक उपयोगी होता है। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है कि वित्तीय विश्लेषण का महत्व क्या है, तो सबसे जो पहला महत्व है कि तथ्यों का प्रकटीकरण हो जाता है। कंपनी
के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से क्या होता है कि कंपनी ने क्या कार्य किया है, प्रबंधकों के क्या निर्णय हैं, वो निर्णय कहाँ तक सफल हुए, उनका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन तथ्यों का प्रकटीकरण हो जाता है या यह तथ्य सामने रख दिए जाते हैं। फिर दूसरा आता है प्रभावी निर्णयन। तो वित्तीय विश्लेषण के द्वारा हम अपना जो निर्णय ले रही हैं वह निर्णय प्रभावी हो सकता है या प्रभावपूर्ण निर्णय किया जा सकता है। प्रभावी संचालन एवं नियंत्रण। वित्तीय विश्लेषण के द्वारा हम संस्था को बहुत बढ़िया तरीके से या बहुत उन्नत तरीके से उनको संचालित कर सकते हैं एवं जहाँ पे हमें कुछ भी अनियमितताएं या कुछ गड़बड़ लग रही हो वहाँ पर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। नियोजन उपकरण। वित्तीय विश्लेषण एक नियोजन की तकनीक है या एक नियोजन का उपकरण है। वित्तीय विश्लेषण के द्वारा हम संस्था या कंपनी है उसकी कार्यकुशलता है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति। वित्तीय विश्लेषण के द्वारा जो वित्तीय विश्लेषण में हित रखते हैं उन हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति वित्तीय विश्लेषण के द्वारा हो सकती है। फिर आती है वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं। वित्तीय विवरणों की सीमाओं से प्रभावित। जब हम वित्तीय विश्लेषण करते हैं तो वह वित्तीय विश्लेषण इस बात पर निर्भर करता है कि जो वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं उन वित्तीय विवरणों में कोई कमी रही है या नहीं रही है। यदि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में ही कोई कमी रही है तो वह कमी वित्तीय विश्लेषण करते वक्त भी इसमें उजागर होगी या उसका नुकसान इसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो यह महत्वपूर्ण एक सीमा है कि वित्तीय विवरणों की सीमाओं से प्रभावित। वित्तीय विश्लेषण जो है वह वित्तीय विवरण बनाते समय जो कमियां रही है उनसे भी प्रभावित होता है। सामान्यतः स्वीकृत प्रमाप शब्दावली की अनुपस्थिति इसमें पाई जाती है। गुणात्मक पहलू की अवहेलना वित्तीय विश्लेषण में की जाती है कि यह केवल उसके मात्रात्मक चीज़ों पे ही जो है वित्तीय विश्लेषण ज़्यादा महत्व देता है, उसके गुणों की तरफ इसका ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है, इसलिए यह गुणात्मक पहलू की अवहेलना करते हैं। फिर वित्तीय विश्लेषण जो है उसमें मूल्य स्तर जो है उसमें परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन है उसकी भी अवहेलना की जाती है। लक्षणों को चिन्हित न कि निदान। वित्तीय विश्लेषण में क्या कमियां रही है, कौन से पहलू हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, केवल उनको चिन्हित किया जाता है न कि उनका निदान। थैंक्स।